को नमस्कार और प्रणिपात। आज यहाँ DSSB के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ख़ास तौर पर जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का पोर्शन है उसका जो सिलेबस है वो काफ़ी विस्तृत है। और एक समस्या ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को ये आ रही है कि इनमें से क्या ऐसा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि 20 नंबर के लिए सारा सिलेबस जो है वो फिर पेपर के टाइम पे रिवाइज करने में भी मुश्किल हो जाती है। मैं अपने जो अनुभव है उसके बेस पर, जैसा मैंने पहले एग्ज़ाम दिए थे और पास किए थे, तो उसके बेस पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते थे उनको मैं लेके आया हूँ। पहले ही बता चुका हूँ मैं कि विस्तृत सिलेबस है और एक फिक्स क्राइटेरिया डिसाइड करना इस सब्जेक्ट में संभव नहीं है। और ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं, इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर करके चले जाते हैं और ये फिर पेपर में भारी भूल साबित होती है। कारण ये है कि वो टाइम अब धीरे धीरे पीछे जाता जा रहा है। जब आपका कोई सब्जेक्ट बिल्कुल वीक है और आप उसको छोड़ के चल रहे हैं, बाकी को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, अब कट ऑफ जो है वो काफ़ी ऊपर जाती जा रही है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर या बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं आप। ऐसा हो सकता है कि किसी में आप कम टाइम दें, तो मेरी कोशिश ये है आप कम समय में इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें कि आपको ये लगे कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक ठाक हो चुका है और वहाँ से जो नंबर निकलने की संभावना है वो 12-15 नंबर आप निकाल सकें। बहुत अच्छी जीके होगी तो 15+ का स्कोर कर पाएंगे आप, क्योंकि 3-4 सवाल जो अभी न्यूज़ में खबरें रही हैं उनसे निकाल के करंट अफेयर के बनाएगा। तो वे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक बात और बता देता हूँ, जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए। किसी का वीडियो देख के या किसी की सलाह मान के उस सोर्स को मत छोड़िए जिसको पढ़ते हुए आपको थोड़ा समय हो चुका है या काफ़ी समय भी हो चुका है। तो उस सोर्स को आप अलग से बिल्कुल मत रखिए, उस पर भरोसा रखिए, उसकी बार बार रिवीजन कीजिए। मैंने जो सोर्स रेफ़र किए थे इसी चैनल की प्ले लिस्ट में वीडियो है पेपर 1 का, वो आप जाके देख सकते हैं। उसमें जीके का भी डिटेल में डिस्कशन किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या बातें ज़रूरी हो सकती हैं ताकि आप कम समय में पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज़ करें आप। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो दूसरे टॉपिक पर जाएं आप। हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में बांटी गई है। पहले हिस्ट्री का डिस्कशन कर लेते हैं। एक समस्या इस सब्जेक्ट में ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो अप डाउन होते रहते हैं। तो आपको मेरी सलाह होगी कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो सबसे पहले कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलते हैं। एक एक करके सारे बताऊंगा मैं, लेकिन आपकी प्रेफरेंस क्या हो जब आप सब्जेक्ट को रिवाइज करें तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही छटेंगे। उसके बाद आप मध्यकालीन भारत पे जाइए, उसके बाद आप प्राचीन भारत पे जाइए। ये जो क्राइटेरिया है वो इस बेस पे है क्योंकि आधुनिक जो भारत का इतिहास है वो हमसे जो हाल फिलहाल है वो ज़्यादा रिलेटेड माना जाता है, इसलिए वहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। पहले प्राचीन भारत का देख लेते हैं, मॉडर्न का भी बताऊंगा मैं इसके बाद। वेद और उपवेद का टॉपिक आप ज़रूर रिवाइज करें कि कौन कौन से जो 4 वेद बताए गए हैं, फिर उनके जो उपवेद उनसे संबंधित हैं उनका अध्ययन आप जरूर करें। उपनिषद और हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता, यहाँ से क्वेश्चन जरूर छपेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनसे जो जहाँ जहाँ जो वस्तुएं मिली हैं और उनकी लोकेशन के बारे में सवाल पूछेगा यहाँ से। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जैन और बौद्ध धर्म है। आप इनके जो नियम कायदे हैं, जो इन्होंने बातें बताई हैं, या जो इनके मूल दर्शन हैं उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में और जो जैन धर्म के हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनके बारे में, इनके दर्शन के बारे में। और यहाँ से एक सवाल और भी आ सकता है, जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानियाँ आप जरूर पढ़ें, उनके नाम और राजधानियाँ। मौर्य साम्राज्य है, यदि सबसे ज़्यादा
इसमें इम्पोर्टेंट पूछी जाए तो अशोक के बारे में, उसके दम के बारे में ये ज़रूर पढ़ें आप। मौर्य साम्राज्य में जो जो विभाग बनाए गए थे या जो जो शब्द प्रचलित हैं उनका भी अध्ययन करें यहाँ मौर्य साम्राज्य से। वे बातें साथ साथ बताता चल रहा हूँ मैं, जो इन टॉपिक में से भी इम्पोर्टेंट बातें हैं। यदि आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं इन टॉपिक्स का भी एक मैराथन वीडियो या डिटेल डिस्कशन इन टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन का ही बना दूंगा, जैसा भी आप रिस्पॉन्स देंगे। आगे गुप्त काल है। गुप्त काल में भी उनके जो डिपार्टमेंट बनाए गए थे राज्य का, जिस हिसाब से अलग अलग विभाग बनाए गए थे, उनके विभागों को, अध्यक्षों को क्या कहते हैं, उनकी मुद्राएं कैसी कैसी हैं। और यहाँ से समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ से समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो विदेशी यात्रियों का भ्रमण हुआ था वो बातें, और समुद्रगुप्त ने जो अपना विजय रथ चलाया था उसके बारे में पढ़ेंगे आप। पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेना, इतना पर्याप्त है। यहाँ से वो जो दान दक्षिणा करता था, जो संगम उसके समय आयोजित किए गए थे, उसके समय जो अवेन सांग आया था उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। साउथ में चलें तो चोल काल सबसे इम्पोर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं वाला टॉपिक जो है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आज के समय में भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उस समय था। चोल काल के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट, इनका जो आपसी संघर्ष है, या जो मध्य भारत या उत्तर भारत के जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में भी ज़रूर पढ़ेंगे आप। चौहानों में पृथ्वीराज चौहान, गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में बेसिक बेसिक बातें निकल जाएंगे, कोई ज़्यादा गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में या चौहान वंश के बारे में आप ज़रूर पढ़ें। और जो जैसे उसका कवि है या उसकी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, तराइन का युद्ध है, उसके बारे में ज़रूर डिटेल से पढ़ें आप। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत का ही अंतिम टॉपिक है, जो भारत की मंदिर शैलियाँ हैं, जैसे नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, पंचायतन शैली है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ें आप। मंदिरों के बारे में, खासकर साउथ के मंदिर तो पूछ लेगा किसने बनवाया था, किस स्थान पर अवस्थित है, किस नदी के किनारे है, या दूसरा पर्सन यहाँ से बना सकता है कि ये मंदिर किस मंदिर शैली में बनाया गया है। उड़ीसा के मंदिर दे देगा, तमिलनाडु के मंदिर दे देगा, या मध्य भारत के मंदिर दे देगा। तो उनकी शैली आपको पता होनी चाहिए कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं हर एक मंदिर शैली की। बहुत बार छपता है ये क्वेश्चन भी। अब मध्यकालीन भारत पे आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत, आप DSSB का एग्ज़ाम देंगे तो ये मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनना है। दिल्ली सल्तनत के बारे में, गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में। गुलाम वंश में आप कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करके उसके बाद इल्तुतमिश का पॉइंट ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे। कुतुब मीनार वाला जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से करेंगे, कैसे कैसे उसने गुलाम वंश को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बलबन के बारे में आप पढ़ेंगे कि जो लो रक्त की नीति है या जो सख्त नीति है उसके बारे में। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी और उसकी बाजार नीति, और इसका दक्षिण भारत का अभियान, वो अच्छे से पढ़ेंगे आप। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक को पढ़ना आपने। उसने जो जो शहर बसाए हैं, जैसे उसने रोजगार विभाग बनवाया था, मरम्मत वगैरह करवाई थी, वो बातें पढ़ेंगे आप। या उसने जो गुलामों के लिए अलग विभाग बना रखा था, सबसे ज़्यादा गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक को अच्छे से पढ़ेंगे आप। ऐसे ही लोधी वंश और उसके जो मकबरों के बारे में है वो पढ़ेंगे। साउथ में चले तो विजयनगर और बहमनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि एक इनमें से छांटना हो तो विजयनगर से, कृष्णदेव राय वाले टॉपिक से, और जो पुर्तगाली यात्री या जो अरब यात्री उस वंश के दौरान भ्रमण पर थे, वहाँ से क्वेश्चन जरूर निकालेगा। बहमनी साम्राज्य के बारे में उतना डिटेल से नहीं पढ़ना है, क्योंकि विजयनगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर इनकी लड़ाइयों के बारे में आप पॉइंट पढ़ के जा सकते हैं। सूफी आंदोलन जरूर पढ़ें आप। एक बात और यहाँ से क्वेश्चन सूफी आंदोलन से ये भी निकाल सकता है कि जो अलग अलग तरह के जो सिलसिले चलाए गए थे, जैसे सूरावर्दी है, चिश्ती है, वो ज़रूर पढ़े आप। भक्ति आंदोलन, मीराबाई, कबीर दास, गुरु नानक देव, इनके बारे में।
इनकी जो मूलभूत बातें हैं या जो इनका दर्शन का विषय है वो पढ़ के जाएंगे आप। मुगल वंश मध्यकालीन भारत में यदि दो ही बातें निकालनी हो तो दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश से सवाल ज़रूर बनेगा। और मुगलों में भी मैं तो चाहता हूँ कि आप पूरा पढ़ें, क्योंकि मनसबदारी प्रथा से सवाल बनेगा। अकबर से, जो कि लंबे समय तक राज किया था, पानीपत की पहली दूसरी लड़ाई तीसरी लड़ाई से सवाल बनने की संभावना है। शाहजहाँ ने जो उस समय अपने काल में जो निर्माण कार्य कराए हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और जहांगीर और शाहजहाँ की जो विजय अभियान है या जो नीतियाँ हैं साउथ को लेकर, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। औरंगजेब के काल में जो विद्रोह हुए वहाँ से, और उसके धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में सवाल बनने की संभावना है। इसके मराठों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे, एक पॉइंट ये पढ़ के जाएंगे आप। यदि मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ें तो पानीपत का तीसरा युद्ध, शिवाजी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आप, पुरंदर वगैरह की जो संधि है उसका, औरंगजेब के दरबार में जाना, उसके उत्तराधिकारी के बारे में, या जो किले या जो उसकी लड़ाई थी, जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद जो शक्ति आ गई पेशवा के हाथ में, वो जो तीन पेशवा हैं मुख्य मुख्य है, बालाजी विश्वनाथ वाला, बाजीराव वाला, वो पॉइंट जरूर पढ़ेंगे आप। सिख गुरुओं के बारे में आपने क्या पढ़ना है, जो जो सिख गुरु आए उनके, एक तो ये कि मुगलों के साथ उनकी जो लड़ाइयाँ हुई, जो सिख गुरुओं की हत्या करवाई गई वो पॉइंट, और हर एक सिख गुरु के काल में क्या क्या चीज़ें, जैसे अकाल तख्त का निर्माण या हरमंदिर साहिब का निर्माण है, या जो 22 गद्दियों की बातें हैं ये, या उसका स्थापना के बारे में बातें हैं, या जो उनकी जो उन्होंने बाद में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, या इस तरह की बातें जो बाद में उन्होंने सेना को संगठित किया, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और जो स्वतंत्र राज्य हैं जो मैसूर है, उसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान, जो उनके युद्ध चले अंग्रेज़ों के साथ, वो पढ़ेंगे आप। अवध के बारे में और हैदराबाद के बारे में भी ऐसा ही जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पढ़ेंगे आप। मध्यकालीन भारत में जो विदेशी यात्री आए हैं, इबन बतूता है, या साउथ में डोमिंगोज पेज, और जो उस समय के दौरान ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया, मुगल काल में आए थे, उनके बारे में, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन निकलने की संभावना रहेगी। तो ये मध्यकालीन भारत का था। अब आधुनिक भारत पे चल पढ़ते हैं, फिर से बता रहा हूँ। पहले आप आधुनिक भारत को ही पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, फिर मध्यकालीन भारत पे जाएंगे, और फिर इम्पोर्टेंट बातें प्राचीन भारत की। इस विषय में सिलेबस सबसे ज़्यादा है, और क्वेश्चन जो निकलेंगे वे आधुनिक भारत से ज़्यादा निकलेंगे, फिर उनका रेशो कम होता चला जाएगा। ये रिवीजन का तरीका है। आधुनिक भारत में विदेशी कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच इंडिया, डच जो कंपनी है, स्कॉटिश है, फ्रांसीसी कंपनी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो पुर्तगाली कंपनी है, कब उनका आना जाना हुआ, यहाँ पे डुबले के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे आप, क्योंकि जो हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी दरबारों में, वो उस लिहाज से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लासी की लड़ाई 1757 वाला पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इसी से रिलेटेड अलीनगर की संधि, जिसको तात्कालिक कारण बनाया गया इसका उल्लंघन, बक्सर का युद्ध 1764 वाला बहुत अच्छे से, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय वाला पॉइंट, कि इस लड़ाई का क्या परिणाम हुआ और कौन कौन से प्रदेशों का इधर उधर जो युद्ध के बाद हुआ है वो बातें। बंगाल के गवर्नर, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉर्नवालिस और उसका स्थायी बंदोबस्त, वेलेजली की जो सहायक संधि है उसके द्वारा जो राज्य मिलाए गए हैं वो बातें पढ़ेंगे आप। फिर भारत के गवर्नर जनरल में लॉर्ड विलियम बेंटिक, डलहौजी के बारे में, हड़प की नीति के बारे में, कैनिंग जो 1857 की जब क्रांति हुई वायसराय था, पहला वायसराय भी बनाया गया था, ये बातें। और जब 1858 का अधिनियम आया गया, जो महारानी ने घोषणाएं की थी कि अब ऐसा ऐसा किया जाएगा, वो पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ से। इसके बाद लिटन के काल में जो जो ऐसी बातें हुई कि भारतीयों ने जमकर विरोध किया, रिपन के बारे में, जो जैसे इल्बर्ट बिल है या सज्जन रिपन इनको बोला जाता है, उसका कारण ये है कि कुछ अच्छी बातें चलाई गई, कुछ स्थानीय स्वशासन की बातें के बारे में भी पढ़ेंगे। लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन,
इरविन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि गांधी इरविन समझौते के पॉइंट ऑफ व्यू से, और माउंटबेटन जो कि अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे 1947 के समय जब आज़ाद हुआ था, तो इसी लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति और उनके नेता और स्थान, दो बातें मुख्यतः। 1857 की क्रांति के नेता कि कानपुर में कौन था, ग्वालियर में कौन था, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये नेता पूछेगा, और उनके स्थान वगैरह पूछेगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट व्यक्ति तो पूछ सकता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो राजा राम मोहन राय हैं। इनकी किताबें कौन कौन सी हैं, क्या क्या जो सामाजिक कुरीतियाँ उनको बंद करवाने में इनका क्या योगदान है। और एक और इम्पोर्टेंट आदमी हो जाते हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, दादा भाई नौरोजी। इसमें अगर ज़्यादा करना चाहें आप तो एक स्वामी दयानंद सरस्वती और एक सैयद अहमद खां, ये भी दो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हो जाते हैं। ज़्यादा डीप करना चाहते हैं तो ज्योतिबा फूले का पॉइंट आप ज़रूर पढ़ के जाएं। उसके बाद बंगाल का विभाजन है। उस समय जो गीत वगैरह लिखे गए थे, आंदोलन में कौन कौन शामिल हुआ, कि किसने क्या उपाधियाँ लौटाई, ये ज़रूर पढ़ेंगे आप। उसके बाद महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या जो उनकी इरविन के साथ वार्ता है, अंबेडकर के साथ उनकी वार्ता है, वो ज़रूर पूना पैक्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे आप। और जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड था, काकोरी बम कांड था, साइमन कमीशन जिससे संवैधानिक सुधारों का फिर आगे जाके रास्ता साफ हुआ, गोलमेज सम्मेलन बता चुका हूँ मैं कौन कौन गया था, पहले दूसरे तीसरे में किसने भाग लिया था, किसने नहीं लिया। क्रिप्स मिशन 42 वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक और कैबिनेट मिशन, इसमें कौन कौन सदस्य थे, इसमें कौन कौन सदस्य थे, ये पॉइंट यहाँ से निकालेगा। पार्लियामेंटो जो सुधार नाम दिया गया था, वो पॉइंट भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो 1909 वाला, एक 1919 वाला भी थोड़ा नज़र मारे आप। सबसे इम्पोर्टेंट 1935 वाला है, क्योंकि इसके कई हिस्से जब भारत का संविधान बनाया गया जो के तो लिए गए हैं, तो 1935 वाला भारत सरकार अधिनियम जरूर पढ़े। एक और लास्ट पॉइंट यहाँ से निकल के आएगा कि जो प्रचलित पुस्तकें हैं खासतौर पे आधुनिक भारत की, उनके रचयिता कौन है, अखबार किसने निकाला था, ये बातें जरूर पढ़ेंगे आप। जैसे बाल गंगाधर तिलक की, या एनी बेसेंट की, या एम के गांधी की, ये बातें जरूर पढ़ेंगे आप। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि कांग्रेस के जो सम्मेलन हैं उनके बारे में पढ़िए कि कब कब सम्मेलन कौन सा काम हुआ था और किसने उसकी अध्यक्षता की थी, किस स्थान पर हुआ था। एक पॉइंट ये हो सकता है। जनजातीय विद्रोह और अंग्रेजों के समय जो कृषक विद्रोह हुए थे उनके बारे में नज़र ज़रूर मार लें आप। संथाल विद्रोह है, या जो उस समय लगान के बारे में जो अत्याचार किए जा रहे थे उनके बारे में ज़रूर पढ़े आप। नील आंदोलन है जैसे, तो ये आधुनिक भारत का है। आगे चलते हैं। इतिहास, विश्व इतिहास में बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनाया जाएगा तो बिल्कुल डायरेक्ट बनेगा कि चीन की क्रांति कब हुई थी, क्या कारण था, फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता समानता बंधुत्व वाली बात निकल के सामने आई थी, रूसी क्रांति और कम्युनिस्ट की जो बातें हैं यहाँ से निकाल सकता है। ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, थ्रोली निकल जाइए। इम्पोर्टेंट टॉपिक हर एक की चार चार पाँच पाँच बातें बस। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड वाली, औपनिवेशिक साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे आप। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो इसका टाइम पीरियड, कौन कौन से देश किस गुट में शामिल थे, कौन कौन सी संधियाँ हुई थी, उसके बाद जो लीग ऑफ नेशन है या उसकी विफलता है, फिर यूएन बनाया गया था, वे बातें। नाजीवाद और फासीवाद, हिटलर और मुसोलिनी का, सिर्फ मेन मेन बातें, ज़्यादा डीपली विश्व इतिहास में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इक्का दुक्का ही आएगा यहाँ से। उसके बाद भूगोल पे चल पड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ से भी भूगोल जब पढ़ने लगे तो भारत का भूगोल पहले पढ़े। विश्व का भूगोल है या जो क्लाइमेटोलॉजी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उसके बारे में थोड़ा कम ध्यान देंगे। भारत का भूगोल, जैसे भारत की नदियाँ हैं, देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। भारत का भूगोल से शुरुआत करेंगे आप, विश्व का भूगोल बाद में पढ़ेंगे आप। जैसे भारत की नदी तंत्र प्रणाली है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, खासतौर पर कृषि प्रणाली हैं कि मानसून के ऊपर डिपेंड है। सिंचाई के लिए कौन कौन से तरीके यूज किए जाते हैं, मानसून इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। किस किस तरह की मिट्टियाँ मिलती हैं भारत में,
हर एक के बारे में, और उनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, हिमालय वगैरह के बारे में, कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं, खनिज संसाधनों के बारे में, किस प्रदेश में कौन सा खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलता है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, सुनामी वगैरह हैं, भूकंप वगैरह हैं, और चक्रवात का पॉइंट ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे। सौरमंडल, अब ये जो खगोल से संबंधित है, सौरमंडल के बारे में ग्रह और उपग्रह, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से सवाल जरूर बनने की संभावना है। एक तो इनकी संख्या, और एक जैसे स्थान दे देगा इसका अक्षांश इसके बराबर, या देशांतर या तिथि रेखा के बारे में सवाल पूछ सकता है, जो ग्रीनविच वाला पॉइंट है। प्रमुख जो बांध बनाए गए हैं वो किस नदी के किनारे स्थित है। भारत के जो प्रमुख उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, वो वहाँ क्यों अवस्थित है, उनकी जगह पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से। भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, एक सवाल यहाँ से भी बन सकता है। जीव जंतु और पर्यावरण जगत से, जैसे पर्यावरण के बारे में आजकल जागरूकता ज़्यादा है, तो उनके जो सम्मेलन हुए हैं, जैसे पेरिस का सम्मेलन हुआ था, और इसी से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की बातें जो आजकल ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, और पर्यावरण से सवाल निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है आज के दिन। चक्रवात का सवाल, पवन धाराएं और वायुमंडल, ये चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद विश्व के भूगोल पर आएंगे, जो कम इम्पोर्टेंट बात है उसमें विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर का, जैसे आजकल लड़ाइयाँ चल रही हैं, फिलिस्तीन की या इसराइल का संघर्ष है, रूस और यूक्रेन का संबंध है, तो पूछ सकता है इन देशों की, जैसे मानचित्र इन देशों का जरूर पढ़े जो हाल फिलहाल लड़ाई में है। ये पूछ लेगा ये देश की सीमा रूस से लगती है यानी यूक्रेन से लगती है ना, या नहीं, यूक्रेन के पड़ोसी देश बताइए, यूक्रेन के साथ लगते हुए जो जल संधियाँ हैं या जो महासागर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे ही घास के मैदान, स्टेपेज वगैरह का क्वेश्चन ज़रूर बनाता है कि ये कहाँ पे, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ज़रूर पढ़ के जाएंगे आप, इंटरनेशनल अफेयर आज के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद पॉलिटी पे आते हैं। राजनीति विज्ञान में मूल अधिकार सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे आप, जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में। उसके बाद नीति निर्देशित जो तत्व हैं या सिद्धांत हैं उनके बारे में, हर एक के बारे में पूछ सकता है। पंचायती राज का जो अनुच्छेद है वो किस का हिस्सा है, जैसे अनुच्छेद 40 है, या हर एक का अलग अलग सेपरेट निकाल देगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताइए किस से किस अनुच्छेद के बीच में है, उसका पार्ट बताइए। या अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है वो अनुच्छेद कौन सा है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण पूछ सकता है, अनुच्छेद 50 वाली बात। मौलिक कर्तव्य जो 11 बातें बताई गई हैं, क्या वे बाध्य हैं, क्या उनके लिए कोर्ट जाया जा सकता है, ऐसी बातें। मूल अधिकार और इसका डिफरेंस बना देगा कि मूल अधिकार के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में बाध्यता नहीं है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे क्या जुर्माना है, क्या ये आर्थिक रूप से भी सक्षम है या खरे उतरते हैं, ये बातें। संसद के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और संख्या बल के बारे में पूछ सकता है, किस स्टेट में कितनी सीटें हैं, ये क्योंकि उसी लिहाज से जिसमें चुनाव हो रहे हैं उसका वर्तमान जो सीएम बनाए गए उनके बारे में पूछ सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसकी अपॉइंटमेंट, महाभियोग के बारे में सवाल बना सकता है। पीएम का अनुच्छेद पूछ सकता है, उसकी पावर पूछ सकता है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति का जो संबंध है या उनसे सलाह मशवरा की बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, या जो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है, यहाँ से वित्त आयोग का सीधा अनुच्छेद पूछने की ज़्यादा संभावना है कि जो आर्थिक संपन्नता का जो बंटवारा है वो किस किस लिहाज से और कौन करता है, कैग का सवाल डायरेक्ट आने की संभावना है। पंचायती राज एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 73वां और 74वां जो संशोधन है वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। राजभाषा हिंदी के बारे में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो बातें। संविधान के स्रोत कौन कौन से देशों से लिए गए हैं, आयरलैंड से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया है, ये बातें। जो अनुसूचियाँ दी गई हैं और संशोधन दिए गए हैं, इन पर भी नज़र मारेंगे आप। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसकी क्या क्या पावर है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी पावर में क्या कोई डिफरेंस है, ये सवाल यहाँ से बन सकता है। उसके बाद साइंस पे चलते हैं हम। विज्ञान में भी ऐसा तरीका अपनाएंगे आप, जैसे मैं हिस्ट्री का बता रहा था,
ऐसे ही मैंने फिर भूगोल का बताया, ऐसे ही विज्ञान में भी करना। पहले जीव विज्ञान पढ़ेंगे आप, बायोलॉजी वाला से जो पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन निकलने की ज़्यादा संभावना है। उसके बाद आप रसायन विज्ञान पे जाएंगे और लास्ट में आप भौतिक या फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन कम निकलने की संभावना, और अगर निकलेगा होगी तो डायरेक्ट निकलेगा। जीव विज्ञान में फिर भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मानव के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में सवाल निकल सकता है, विटामिनों के बारे में, लवण के बारे में, और जो रोग वगैरह हैं उनका निदान वगैरह है, टीकाकरण वगैरह। वहाँ से प्रदूषण एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यहाँ से सवाल जरूर निकलेगा। मानव शरीर क्रिया विज्ञान और पादप और जंतु जगत से भी उनसे पूछ लेगा कि इसकी संरचना बताइए, ऐसा सवाल यहाँ से बना सकता है। तो पहले जीव विज्ञान पढ़ेंगे आप, उसके बाद आएंगे आप रसायन विज्ञान पे। यदि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक छाटना हो तो धातु और अधातु का छाटूंगा मैं। ये वाला पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। ईंधन के बारे में, अम्ल भस्म लवण के बारे में, परमाणु भार के बारे में कई बार पूछता है कि इस तत्व में ये बताइए, परमाणु भार बताइए। समस्थानिक और समबारिक का क्वेश्चन कई बार बनाया जाता है। रेडियस करिए तत्व, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप कि परमाणु जो बनाने में यूज किए जाते हैं, फिर इनका लास्ट में ये किस में बदल जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना। भौतिक विज्ञान में केवल इंपॉर्टेंट बातें ही देखेंगे और डायरेक्ट सवाल आएगा यहाँ पे, ज़्यादा घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछेगा। फिर भी आप ध्वनि का, ऊष्मा का और प्रकाश का ये पॉइंट जरूर पढ़ के जाएंगे। प्रकाश का पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार 4 सवाल भी पूछ लेता, 5 भी पूछ लेता, 3 भी पूछ लेता है। और जो करंट अफेयर के सवाल है मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, आप करंट अफेयर के सवाल पिछले 6 महीने के, जब आपका एग्ज़ाम आ जाए, सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर का कोई मैराथन वीडियो यूट्यूब पे सिंपल सर्च कीजिए। जैसे अभी मेरे को सर्च करना हो, अभी मेरा पेपर सिर पे हो, तो मैं जनवरी टू सितंबर करंट अफेयर निकालूंगा, वहाँ से 200-300 सवाल। फिर क्या करेंगे, एक A4 पेपर लीजिए, वहाँ से इंपॉर्टेंट सवालों को उतारिए और फिर उनको स्टेपल कर लीजिए और फिर उनकी बार बार रिवीजन कीजिए। इसका भी जो इसी चैनल की प्ले लिस्ट है उसमें जनरल पेपर या पार्ट 1 का मैंने डिटेल में बता रखा है कि करंट अफेयर और जीके का क्या सोर्स होना चाहिए, क्या बेस्ट सोर्स होना चाहिए, कैसे उसकी रिवीजन करनी चाहिए, वो बातें आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट, आजकल क्या चल रहा है, हर रोज़ करंट अफेयर चल रही है, 2-2 घंटे के सेशन, 1.5-1.5 घंटे के सेशन। आज का करंट अफेयर वो मेरे लिए आज से 20 नंबर में, और 20 नंबर में फिर 4 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में समय की बर्बादी मानूंगा। अगर 20 नंबर में से 3 नंबर 4 नंबर के लिए आप डेली 1.5 घंटे का करंट अफेयर का वीडियो देख रहे हैं, उससे एक बेटर ऑप्शन ये हो सकता है महीने वाइज देख लीजिए, उससे भी बेटर ऑप्शन हो सकता है 6 महीने का देख लीजिए। बस बात ख़त्म। इनमें क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाल फिलहाल किसको क्या पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या कोई पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है, या फिल्म संबंधित ऑस्कर पुरस्कार है, किसने क्या पुस्तक लिखी है, सवाल बनाता है यहाँ से। करंट अफेयर का सवाल ज़रूर बनने की संभावना है। खेल संबंधित किसकी क्या ट्रॉफियाँ चल रही हैं, किसका क्या, जैसे कोई विश्व कप चल रहा है, कोई प्रतियोगिता चल रही है, एशिया कप चल रहा है, ऐसी बातें। टाइगर रिजर्व आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, कौन सा टाइगर रिजर्व नया बना है, किस स्टेट में अवेलेबल है। रामसर साइट एक और इम्पोर्टेंट, आर्द्रभूमियों के, ये आर्द्रभूमि कितनी हो चुकी हैं, ये आर्द्रभूमि कौन से स्टेट में है। इसरो के बारे में जब से चंद्रयान वगैरह, मंगलयान वगैरह की बातें हुई हैं, इसरो के जो मिशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे नासा के मिशन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। किस देश के साथ हमारा क्या युद्ध अभ्यास चल रहा है, नौसेना, जल सेना, थल सेना, इसमें कौन सी सेना इंक्लूड है, फ्रांस के साथ क्या चल रहा है, अमेरिका के साथ क्या चल रहा है, ये बातें ज़रूरी हो जाती हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। भारतीय चुनाव आयोग के बारे में, लोकसभा और विधानसभा की जो हाल फिलहाल इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें कितनी सीटें हैं विधानसभा की, लोकसभा की, ये बातें। और जो आजकल सम्मेलन चल रहे हैं, जैसे पर्यावरण सम्मेलन है, ब्रिक्स सम्मेलन है, G7 है, यहाँ से सवाल बन सकता है। सरकार की जो मुख्य योजनाएं हैं, जो विधेयक लाए जाते हैं, वो सरकार की योजनाएं जरूर पढ़ेंगे आप। पर्यावरण से संबंधित कोई सम्मेलन हुआ है, या किसी जो इम्पोर्टेंट आदमी है भारत में या विश्व में, उसका निधन हो गया, उसने कुछ इम्पोर्टेंट बात दे के गया है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अर्थव्यवस्था के बारे में ये बहुत ही ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं वही बातें
लिख के लाया हूँ, जो जहाँ से अर्थव्यवस्था से सवाल बनता ज़रूर है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ। 5 ईयर जो प्लान है, पंचवर्षीय योजनाओं से आज भी सवाल पूछ लिया जाता है कि उस पंचवर्षीय योजना में क्या खास बात थी। उसके बाद जो नीति आयोग आप जानते ही हैं, इसकी स्थापना याद रखेंगे आप। बेरोजगारी के टाइप ज़रूर पूछेगा, संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, इस टाइप के। निर्धनता, उसका पैमाना किस किस कैसे कैसे मापा जा सकता है। और जो आजकल के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट हो गया है, जैसे कि गिन्नी गुणांक के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। यहाँ से संबंधित मैं बात करूँ तो गिन्नी गुणांक जरूर पढ़ के जाएंगे आप। कृषि के बारे में, नाबार्ड के बारे में, बैंक और विदेशी व्यापार नीति नई वाली पढ़ेंगे आप, नई वाली पढ़ेंगे, पुरानी बेशक मत पढ़ना। WTO, इससे संबंधित यदि पूछें तो गैट का सवाल बन सकता है यहाँ से। और WTO की स्थापना कब हुई थी, गैट की स्थापना कब हुई थी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पूछ सकता है यहाँ से। उसके बाद जो और ज़रूरी हो जाता है मुद्रा और बैंकिंग का। और कहीं से सवाल बने ना बने, मुद्रा और बैंकिंग से सवाल ज़रूर बनेगा। रिजर्व बैंक की जो नीतियां हैं उनसे, मौद्रिक नीति है या जो उपाय करता है वो महंगाई को रोकने के लिए, इस टाइप से मुद्रास्फीति के बारे में सवाल बनने की संभावना पूरी पूरी है। सेबी का सिंपल आप याद रखेंगे, कब स्थापना हुई थी, क्या क्या कंट्रोल करता है, किस किस टाइप के इसके कार्य हैं। आज के लिहाज से शेयर मार्केट के हिसाब से सेबी से सवाल बनने की संभावना है। शेयर बाजार अगर आप पढ़ना चाहें तो इसकी सिर्फ पारिभाषिक शब्दावली पढ़िए, बेसिक टर्म, इस टर्म को क्या कहते हैं। जैसे बुल और बियर वाली बात है, तेजड़िया मंदड़िया वाली बात है, कंटेनगो वाली बात है, वो बातें ज़रूर पढ़ेंगे आप। सेंसेक्स है, निफ्टी है। बजट का हिस्सा करंट अफेयर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं उस साल का बजट ज़रूर पढ़ के जाएं। किस किस मद को कितना पैसा दिया गया है, स्वास्थ्य में कितना है, रक्षा क्षेत्र में कितना दिया गया है। GST एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, GST के स्लैब रेट और कब लागू हुआ था, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। GST से सवाल बनने की संभावना पूरी पूरी है। जनसंख्या 2011 वाले ही सवाल चल रहे हैं, तो एक नज़र यहाँ भी लगाई जा सकती है, क्योंकि उसके बाद नहीं हुई है तो 11 वाला ही सवाल उठा के दे सकता है। कंप्यूटर में जो विविध विषय आ जाते हैं, इनपुट आउटपुट, CPU के बारे में ये, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, AI है, यहाँ से कंप्यूटर का एक सवाल बन सकता है। आजकल एक नया सवाल बनाने लग गया कि सेना में कौन कौन से पद किसके समकक्ष हैं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। इसमें ये बताइए लेफ्टिनेंट का पद है, मेजर का पद है, या एयर एडमिरल का लेफ्टिनेंट है, फ्लाइट लेफ्ट वाले हैं, वो बताइए किस पोस्ट के समकक्ष हैं। यदि थल सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वायुसेना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जल सेना के, या उनके हेड कौन कौन हैं। आजकल पनडुब्बियों के बारे में भी सवाल बना रहा है, जो बनाई जा रही हैं पनडुब्बियाँ, या पोत बनाए जा रहे हैं विध्वंसक, या किस टाइप का पोत है, युद्ध पोत है, वहाँ से। यूनाइटेड नेशन और उसके जो अंग है, यहाँ से सवाल बनने की संभावना है। सुरक्षा परिषद में कौन कौन से सदस्य हैं, क्योंकि नाटो के बारे में भी सवाल पूछ सकता है यहाँ से। यूनिसेफ और यूनेस्को, क्या, क्योंकि ये जो अपने कार्यक्रम है वो चलाते रहते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में सवाल बनने की पूरी पूरी संभावना है, इसका हेड पूछ सकता है। भारतीय कोई आदमी यहाँ अपॉइंटेड है, वो बातें पूछ सकता है। कोई सहायता दी है उसने, वो बातें पूछ सकता है। और एक बात और यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है, यहाँ से जो उलझाने वाला सवाल बनाता है आजकल, वो IMF और वर्ल्ड बैंक के कार्य पूछ लेता है कि ये बताइए, ये पत्रिका वर्ल्ड बैंक की है या IMF की है, ये संस्थान वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, या ये चीज़ें IMF कंट्रोल करता है या वर्ल्ड बैंक करता है, और इनके अध्यक्ष। मुख्य दिवस पूछ सकता है जो खास तौर पर नए बनाए गए हैं, जैसे अंतरिक्ष दिवस मना दिया, भारतीय अंतरिक्ष दिवस बना दिया, या बाघ दिवस पूछ लिया, या पर्यावरण दिवस पूछ लिया, महिला दिवस पूछ लिया। और जो नए दिवस बनाते जा रहे हैं, जो अभी 1-2 साल 3 साल के अंदर ही बनाए गए हैं, वो ज़रूर पढ़ेंगे। खेल की ट्रॉफियाँ, ये किस खेल की ट्रॉफी है, ये कौन से खेल से रिलेटेड है, आपसे उबेर कप, थॉमस कप, या रणजी ट्रॉफी, इस टाइप के सवाल पूछ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूचकांक है, जैसे ग्लोबल हंगर वाला है, या पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें आपकी रैंकिंग बताइए। और
आजकल जो उस देश में कारोबारी माहौल कैसा है, इस बारे में क्वेश्चन इंडेक्स के बारे में ज़रूर पूछेगा। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग का आप ध्यान रखेंगे कि क्या है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जीआई टैग अभी किस किस उत्पाद को मिला है और ये उत्पाद कौन से स्टेट से संबंधित है, और जीआई जो टैग है उसका अधिनियम बताइए। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसी के साथ आप मैं समाप्ति की तरफ ले जाना चाहूँगा। बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये एक ज़रूरी बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। कट ऑफ को पार करना है तो इस विषय को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ एक एक नंबर ज़रूरी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लीजिए। ये बताने में समझाने में मैंने हर एक का ये भी बता दिया कि इस टाइप के सवाल आने की संभावना है। यदि आप कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तो मैं इनका एक मैराथन या टॉपिक वाइज वीडियो ले आऊँगा कि इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर या एमसीक्यू फॉर्म में जैसा भी आप रिस्पॉन्स देंगे फिर मैं बना दूंगा। कि जैसे मैंने अभी तो वर्बली बताया है, इससे ये पॉइंट पूछ सकता है, फिर मैं भी क्वेश्चन पुटअप करके जैसे करंट अफेयर का है या इकोनॉमिक्स का है वो यहाँ वीडियो में ले आऊँगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगले किसी वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।